नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बड़ी खबर इस वक्त यही है कि अब से थोड़ी देर में महंत नरेंद्र गिरी को समाधि दी जाएगी। उनको ये समाधि बाघंबरी मठ में ही दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। महंत नरेंद्र गिरी को समाधि दी जाएगी, भू समाधि बाघंबरी मठ में ही दी जाएगी। अब से थोड़ी देर के बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। यह अंतिम प्रक्रिया होगी जब महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। इससे पहले संत महात्माओं ने यह तय किया कि उनको भू समाधि ही दिया जाएगा और बाघंबरी मठ, जहां पर वो लंबे अरसे तक रहे, उसी बाघंबरी मठ में उनको भू समाधि दी जाएगी। प्रक्रिया अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। यह अंतिम प्रक्रिया होगी उनको भू समाधि देने की और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके भक्त, उनके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दूसरी तस्वीर है उस जगह की, बाघंबरी मठ के अंदर की, जहां पर उनको भू समाधि दी जानी है। तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। न्यूज वन इंडिया पर लगातार नरेंद्र गिरी मामले को लेकर मेगा कवरेज लगातार जारी है। हम आपको लगातार हर तस्वीर दिखा रहे हैं, हर तस्वीर, हर पहलू को बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये दो तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही हैं। पहली तस्वीर है जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है और दूसरी तस्वीर है जहां पर यह तैयारी चल रही है, उनको भू समाधि दी जाएगी। उसी बाघंबरी मठ में उनको भू समाधि दी जाएगी। उनकी अंतिम प्रक्रिया होगी जहां पर लंबे वक्त तक वो रहे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर, इस मठ के महंत के तौर पर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ये वो तस्वीरें देखिए, तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। यही वो जगह है जहां पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जानी है। उसकी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उससे पहले और ये दो तस्वीरें हैं, दो कैमरों की नजर से देखिए दो तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में उनके भक्त, उनके समर्थक इस वक्त मौजूद हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और ये दूसरी तस्वीर है बाघंबरी मठ के अंदर की, जहां पर नींबू का पेड़ है और उसी नींबू के पेड़ के नीचे उनको भू समाधि दी जाएगी। हालांकि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की विधि अलग है, लेकिन संत महात्माओं ने यह तय किया, क्योंकि ये एक संत थे, महात्मा थे, इसलिए इन्हें भू समाधि दी जाएगी। और ये दो तस्वीरें हैं। और ये भू समाधि होती क्या है, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते नहीं होंगे, क्योंकि अमूमन हिंदू धर्म में अंतिम क्रिया में मुखाग्नि दी जाती है। उनका जो मृतक होते हैं उनके शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है, लेकिन यहां पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाती है। तो भू समाधि की प्रक्रिया क्या होती है? अयोध्या में हमारे संवाददाता है राघवेंद्र शुक्ल, उन्होंने अयोध्या के संतों से बातचीत की है। संत समुदाय इस भू समाधि को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो आपको हम सुनवाते हैं। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद आज उनके पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जाएगी और दुनिया भर के संत समाज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। किस तरह से आखिर भू समाधि दी जाती है, जानने के लिए हमारे साथ अयोध्या रानोपाली आश्रम के संत हैं ज्योतिर्मयानंद जी महाराज। महाराज जी, स्वागत है आपका। जय हरिओम। किस तरह से जो है समाधि देने की परंपरा है, क्योंकि इस स्थान पर हमने देखा कि कई सारी समाधियां हैं, समाधि आखिर क्यों दी जाती है और किस तरह से समाधि देने की परंपरा है? हमारे उदासीन संप्रदाय में या फिर हमारे संन्यास संप्रदाय में कई विधियां होती हैं। जैसे कहीं भू समाधि देते हैं, कहीं जल समाधि देते हैं, कहीं अग्नि संस्कार करते हैं। तो जिस परंपराओं में जो रहा है उस परंपरा का हम सब लोग पालन करते हैं। गृहस्थों में क्या है कि हम उसको जला देते हैं, दाह संस्कार करते हैं। पर हमारे जैसे अभी निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जो भूतपूर्व शंकराचार्य थे, उनका भी जो है भू समाधि दिया गया। तो भू समाधि मतलब ये होता है कि हम उनको समाधि दें और उसके बाद हम उनकी निरंतर पूजा करते रहें। और अंदर भाव होता है कि वो सदा आज भी हमारे साथ हैं, क्योंकि संत जो होते हैं वो शिव रूप होते हैं। इसलिए जब वो संन्यास संस्कार होता है तो वो सारी परंपराओं को छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा सब छोड़ करके वो शिव रूप हो जाते हैं और शिव सदा शाश्वत होता है।
उसमें कहीं देह की सत्ता नहीं होती है, उसमें दिव्य सत्ता होती है, और उस दिव्य सत्ता की हम सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं वो सदा पूजा करते रहते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ज्योतिर्मयानंद जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आखिर क्यों जो है भू समाधि दी जाती है, क्यों जल समाधि दी जाती है, और आखिर संतों को समाधि देने के पीछे का पूरा राज क्या है। देखिए, पूरे मंदिर में यहाँ पर जो भी महंत रहे हैं, जिन्होंने अपना शरीर त्यागा, उसके बाद से उन्हें समाधियां दी गई, और आज भी ऐसी मान्यता है कि वह हमारे बीच आज भी हैं, और समय समय पर उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज 1 इंडिया, अयोध्या। तो चलिए, सुन लिया आपने भू समाधि क्या है। अमूमन जो गृहस्थ जीवन को छोड़ देते हैं उन लोगों को अलग अलग समाधि देने का जिक्र हमारे शास्त्रों में है। हमारे साधु संत महात्मा करते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं उनको उनकी अंतिम जो प्रक्रिया होती है उसमें जो पार्थिव शरीर है वो अग्नि को समर्पित किया जाता है, उनका दाह संस्कार होता है। लेकिन जो संत होते हैं, संत बनने से पहले आपको अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ता है। घर द्वार पुत्र लोभ जितने तरीके के मोह होते हैं आप इससे ऊपर उठते हैं, अपना पिंडदान करते हैं। और क्योंकि ये शिव भक्त होते हैं और शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव शाश्वत होते हैं, देहिक शरीर एक सिर्फ प्रतीक माना जाता है, इसलिए कहीं पर भू समाधि दी जाती है संतों को, कहीं पर जल समाधि दी जाती है। इस वक्त एस के वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हैं जो SRN अस्पताल में हैं, के पास ही मौजूद हैं। एस के, इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जो अंतिम यात्रा की प्रक्रिया है वो चल रही है, और जो पार्थिव शरीर है महंत नरेंद्र गिरी का वो मठ से निकल चुका है, और करीब करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, क्योंकि सैकड़ों गाड़ियां इस पूरी यात्रा में शामिल हैं, और कहीं न कहीं वो गाड़ियां लगातार उनके साथ चल रही हैं। जो मठ के संत हैं, जो विभिन्न अखाड़ों के महंत हैं, जो मठाधीश हैं विभिन्न मठों में, साथ ही साथ कई महामंडलेश्वर हैं, वो इस पूरी रथ यात्रा में साथ चल रहे हैं। और जो मठ की गाड़ी है बाघंबरी मठ की, वो उसका नेतृत्व कर रही है, और अभी थोड़ी देर में ये संगम तट पर पहुंचेंगे, जहां गंगा स्नान कराया जाएगा नरेंद्र गिरी महाराज के पार्थिव शरीर को। उसके बाद उसको लेटे हनुमान जी मंदिर ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन होंगे। साथ ही साथ भगवान हनुमान के भी दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो निश्चित है कि ये एक पूरी प्रक्रिया है जो चल रही है, और बड़ी चीज यही है कि लगातार जो चीजें हैं वो की जा रही है। हालांकि जो समाधि कार्यक्रम था वो कल होना था, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन के समझाने के बाद जिला प्रशासन और मठ प्रशासन के बीच इन सारी चीजों को लेकर सहमति बन गई कि जो समाधि कार्यक्रम है जो कि कल होना था उसको आज ही किया जाए। तो निश्चित है कि उन सारी चीजों की तरफ धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं, और उम्मीद है कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर समाधि स्थल पर कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, जैसा कि हमारी मठ के संतों से बात हो रही है। जी नहीं एसके, क्योंकि अभी जिस जगह क्योंकि आप बता रहे 3 से 4 किलोमीटर का ये यात्रा संपन्न हो चुका है, तो मठ पहुंचने के से पहले भी कई सारी क्योंकि लेटे हनुमान जी के पास उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, फिर गंगा स्नान की प्रक्रिया होगी, उसके बाद भू समाधि दी जाएगी, तो इसमें अभी थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। हाँ बिल्कुल, निश्चित है, क्योंकि ये पूरी एक प्रक्रिया है, और जो यात्रा है जो चल रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रही है, बहुत सारे वाहन हैं उस यात्रा में, प्रशासन के भी वाहन है, और प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो। जो संतों की अपनी एक परंपरा है उस परंपरा के अनुसार चीजों को किया जाए, क्योंकि जो अखाड़ा परिषद के संत हैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अखाड़ा परिषद इन सारी चीजों को देख रहा है, तो उनके जो नियम है उनके जो अपने कायदे हैं उनके हिसाब से चीजें की जाए, और जो एक प्रक्रिया होती है धार्मिक प्रक्रिया उसको पूरा किया जाए, जिसमें पहले महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया जाएगा, उसके बाद उनको लेके हनुमान जी मंदिर ले जाया जाएगा, और कहीं न कहीं वहां पर थोड़ी देर पार्थिव शरीर को रखने के बाद दोबारा से रथ यात्रा के जरिए उसको बाघंबरी मठ लाया जाएगा, जहां पर वो स्थान तैयार कर लिया गया है, जहां पर उनको समाधि दी जानी है। और क्योंकि उनकी जो इच्छा थी, जैसा कि उनका पत्र मिला है, उस पत्र के अनुसार कि उनके गुरु के बगल में एक नीम का पेड़ है, जहां उनके गुरु की समाधि है वहीं नीम का पेड़ है, उसी के पास में उनकी समाधि बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं वो एक जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। हालांकि यहाँ पर समाधि के लिए स्थल तैयार कर लिया गया है, लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बहुत कम वक्त है जब वो इन हम कहें कि सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद समाधि को अंतिम रूप दिया जाएगा।
तो बस थोड़ा वक्त है, क्योंकि अभी प्रक्रिया गंगा स्नान को लेकर चल रही है, जिसके बाद हनुमान मंदिर और उसके बाद वापस बागम्बरी मठ। तो उसको लेकर यात्रा की जो अपने कार्यक्रम है, जो संतों की अपनी परंपराएं हैं, कहीं ना कहीं उनके अनुसार चीजें धीरे धीरे हो रही हैं और जल्द ही ये पूर्ण हो जाएंगी। उम्मीद है आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये चीजें पूरी कर ली जाएंगी जी। और इसके क्या अभी जो अगर हम बात करें कितना वक्त और लग सकता है, कि डिस्टेंस कितना है अस्पताल से बागम्बरी मठ तक की दूरी कितनी है? बिल्कुल, क्योंकि अस्पताल से अब चीजें खत्म हो चुकी हैं। अस्पताल से जो पार्थिव शरीर था वो बागम्बरी मठ पहुंच चुका था और मठ से वो निकलकर यात्रा के लिए निकल चुका है जहां पे वो जा रहे हैं। तो निश्चित है कि जो दूरी है करीब 7 से 8 किलोमीटर की, मठ से और गंगा स्नान से लेकर हनुमान जी मंदिर तक करीब 8 किलोमीटर का पूरा ये डिस्टेंस है। और इस 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में कहीं न कहीं जो रथ यात्रा है वो धीरे धीरे जहाँ संगम स्नान होगा और उसके बाद वापस हनुमान जी का मंदिर पहुंचेंगे और वहां से फिर रथ यात्रा के जरिए पार्थिव शरीर बागम्बरी मठ लाया जाएगा। तो ये जो पूरा रास्ता है करीब 8 किलोमीटर जाना है और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करते हुए वो 8 किलोमीटर की दूरी वापस बागम्बरी मठ तक तय करनी है। तो करीब अगर हम कहें आना जाना करीब 16 किलोमीटर होगा और साथ ही साथ में जो अपनी एक प्रक्रिया है संतों की, कहीं ना कहीं वो होने में जितना समय लगता है, कहीं ना कहीं उस समय को देखते हुए करीब माना जाए कि 1 से 1.5 घंटे या थोड़ा सा उससे ज्यादा समय इस पूरी प्रक्रिया को पूरी होने में लग सकता है जी। और चलिए लोगों की जो भीड़ है उसमें भी काफ़ी वक्त लग रहा, क्योंकि आज एहतियातन वहाँ पर सभी स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन को इस बात का इल्म है कि बड़ी संख्या में आज लोग इकट्ठा होंगे, भीड़ इकट्ठा होगी। बिल्कुल, इस पर प्रशासन पूरी तरीके से अपनी चौकस निगाह बनाए हुए है। जो ऐसे रास्ते हैं जहां पर जाम लग सकता है उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि उधर ट्रैफिक ना आए। और जिन रास्तों से रथ यात्रा निकलनी है कहीं ना कहीं उन रास्तों पर पूरी तरीके से पुलिस ने खाली करा दिए हैं, जो सड़कें हैं वो खाली करा दी गई हैं ताकि रथ यात्रा कहीं अवरुद्ध न हो और लगातार वो अनवरत चलती रहे और जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। तो उनको लेकर चीजें लगातार चल रही हैं। तो निश्चित है कि ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जहां तक स्कूलों का सवाल है तो प्रशासन ने एहतियात के तौर पर, क्योंकि ये टाइम वो होता है जब बहुत सारे स्कूल होते हैं, उनकी छुट्टी हो रही होती है, बच्चे निकल रहे होते हैं, जो स्कूल वाहन होते हैं वो जा रहे होते हैं और परिजन भी अपने बच्चों को लेने आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं भी रथ की यात्रा में कोई भीड़ ना हो, क्योंकि दूसरे जिलों से, दूसरे प्रदेशों से भी जो अखाड़ा परिषद के संत हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या बाकी के जो प्रदेश हो, वहां से जो संत यहाँ पहुंच रहे हैं, महामंडलेश्वर पहुंच रहे हैं, जो महंत आ रहे हैं, जो मठाधीश आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, उनको यहाँ पर, क्योंकि उनके साथ भी कई गाड़ियों का काफिला होता है, उनके अपने पूरे जो शिष्य होते हैं साथ होते हैं, उनको कहीं कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए ये एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है कि जो स्कूल हैं वो आज के दिन बंद रहेंगे, क्योंकि रथ का समय आज पूरे प्रयागराज में रहेगा। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक स्मूथ रहे उसको लेकर ये इंतजाम किए हैं और जगह जगह पर बैरिकेड किया गया है, जगह जगह पर पुलिस के एफिडेविट को एक्टिव किया गया है कि कहीं पर भी कोई मार्ग अवरुद्ध न हो और स्मूथली ये पूरी यात्रा लगातार चलती रहेगी। और एस के वाजपेयी, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर सियासत से जुड़े लोग क्या इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं, या ऐसी कोई सूचना है कि जब उनको भू समाधि दी जाएगी उस वक्त कोई शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यही हैं और उनकी रथ यात्रा में वो शामिल भी हुए थे। हालांकि वो थोड़ी दूर तक साथ साथ भी पैदल चले रथ यात्रा के साथ और जिसके बाद वो वापस हो गए हैं मठ के लिए। तो निश्चित है कि जो, क्योंकि अगर हम नरेंद्र जी की बात करें तो एक बड़ा नाम है और खास तौर पर संतों की अगर हम बात करें तो संतों में एक बड़ा उनका होदा है और ऐसी स्थिति में जब इस तरीके की घटना हुई है तो चाहे वो संतों से जुड़े लोग हों या पॉलिटिकल से जुड़े लोग हों या शासन प्रशासन के जो उनके बड़े पैमाने पर लोग समर्थक थे वो रहे हों, कहीं ना कहीं वो सारी लोग जरूर यहाँ पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने अंतिम दर्शन के साथ ही जो इस प्रक्रिया है पूरी जो समाधि देने की प्रक्रिया है उसमें शामिल हो रहे हैं जी। आम लोगों के बीच किस तरीके की प्रतिक्रिया, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आम लोगों के बीच किस तरीके की बातचीत इस पूरे प्रकरण को लेकर है? आम लोग क्या सोचते हैं इस पर, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो बहुत अप्रत्याशित है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो आम लोगों में क्या आप सुन पा रहे हैं इसके बारे में? बिल्कुल, अगर हमने देखा है कि जो अनुयायी थे महंत के, वो जो यहाँ पर आते थे और लगातार उनके सानिध्य में रहते थे, उनकी बातें, उनके प्रवचन सुनते थे,
वो जरूर ये चीजें कह रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उस पर जरूर वो आशान्वित हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन लोगों की वजह से इस तरीके की घटना हुई या जो भी चीजें जांच में निकलकर सामने आएंगी उसके अनुसार जो पुलिस प्रशासन, जो जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा, वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जरूर है कि चाहे वो आम लोग हों या उनके अपने अनुयायी हों या उनके अपने शिष्य हों, वो जरूर इस चीज को रख रहे हैं कि पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं कोई व्यक्ति इसमें कहीं से भी शामिल है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी चलिए, और आम लोग इसके लेकर बड़ा संशय है एस के वाजपेयी। खुदकुशी, आत्महत्या, और उसके बाद अगर आत्महत्या भी है तो आत्महत्या में जिन लोगों के नामों का जिक्र उस सुसाइडल नोट में है, इसको लेकर आम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि इससे मठ में से जुड़े जो लोग हैं या फिर मठ पर जिनकी आस्था है, संत समाज पर जिनकी आस्था है, उन लोगों के बीच कैसी चर्चा है? क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी संत हैं। बिल्कुल, अगर हम तो संशय जरूर है क्योंकि अलग अलग तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो इतना बड़ा पत्र नहीं लिख सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके के पत्र नहीं लिखे और जो पत्र पहले लिखे भी उन्होंने वो पत्र कहीं न कहीं किसी शिष्यों के माध्यम से लिखाए गए और जो पत्र वो लिखाते थे तो सिर्फ वो अपने हस्ताक्षर किया करते थे। तो कहीं न कहीं संशय जरूर है। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम जो कराया है उसकी रिपोर्ट भी जो एसआईटी गठित की गई है उसको मिल गई है। तो ये जरूर है कि जब आज एडीजी एलओ प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कहीं न कहीं इन चीजों को रखने की कोशिश होगी, बताने की कोशिश होगी कि उसमें उनको क्या पता चला है, ने अपनी रिपोर्ट क्या की है। साथ ही अगर हम कहें कि जो उनकी जो तक मौके से मिले थे तो जांच कर रही थी उसमें उनके हाथ क्या चीजें आई हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने की कोशिश होगी। तो निश्चित है कि ये महत्वपूर्ण होगी जब वो बताएंगे कि आखिर अब तक क्योंकि सारी चीजें गुप्त की जा रही हैं और जो पूछताछ हो रही है वो भी अलग हो रही है, एक दूसरे से अलग अलग पूछताछ हो रही है अलग अलग स्तर पे। तो ये सब चीजें जरूर हम कहें कि कोशिश होगी कि उनको व्यवस्थित किया जाए और कोशिश की जाए कि जो है चीजों को बेहतर ढंग से किया जाए और जो भी चीजें अभी तक पुलिस के हाथ लगी हैं या जो जांच की चीजें सामने आई हैं वो सभी के सामने रखी जाए। और एस के वाजपेयी, इसमें जो मठ है बाघंबरी मठ, वहाँ उस पे देखिए कई सारे फोटोज की बात हो रही है, संपत्ति का भी उसमें जिक्र हो रहा है। ये विवाद जो नरेंद्र गिरी और महंत आनंद गिरी के बीच चल रहा था, उस विवाद की भी छाया इस पूरे मामले में नजर आ रही है। तो आम लोगों के बीच मठ में ये सारी चीजें जो चल रही थी, आम लोग उसके बारे में क्या सोचते थे? जो प्रयागराज के लोग हैं वो इसके बारे में क्या सोच रखते हैं कि ये जो झगड़ा चल रहा था उसमें कौन सही था, कौन गलत था? और चल लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है। एस के वाजपेयी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 3 कैमरों की नजर से ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है उस जगह की जहां पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जानी है। दूसरी तस्वीर है उनके अंतिम यात्रा की तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा है उनके अंतिम दर्शन के लिए। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इस वक्त शोक में हैं। इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि महंत नरेंद्र गिरी अब नहीं रहे। कई लोग इस बात को लेकर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी नहीं कर सकते हैं। और ये तीसरे कैमरे की नज़र से देखिए किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई, इससे अभी पर्दा उठा नहीं है। पुलिस आनंद गिरी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। महंत और उनके शिष्य के बीच क्या विवाद था? क्या यह संपत्ति से जुड़ा मामला भी हो सकता है? मठ की संपत्ति को लेकर महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद क्या था?
आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरे विवाद को आप समझने की कोशिश कीजिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनका शिष्य आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में है। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बाघंबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का भी आरोप लगाया था। अखाड़ा परिषद ने दखल दिया था। इस मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दखल के बाद विवाद थम गया था। गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी अखाड़े में अपने गुरु की पूजा पर आए थे। साथ ही अखाड़े और मठ में आनंद गिरी की एंट्री पर लगाई गई रोक भी हटा दी गई। हालांकि आनंद गिरी का अखाड़े से निष्कासन वापस हुआ या नहीं अभी ये साफ नहीं है। 14 मई को अखाड़े से बाहर किए गए थे आनंद गिरी। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को इस साल 14 मई को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया था क्योंकि उन पर अपने परिवार से संबंध रखने के आरोप लगे थे। उनके गुरु नरेंद्र गिरी ने कहा था कि बड़े हनुमान मंदिर पर आने वाले दान चढ़ावे के धन को आनंद गिरी अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति से आनंद गिरी के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई थी। बताया जाता है कि बाघंबरी गद्दी की जमीन पर आनंद गिरी के नाम से पेट्रोल पंप खोलने की योजना थी। महंत नरेंद्र गिरी ने बताया था कि आनंद गिरी के नाम से ही 1200 वर्ग गज जमीन का एग्रीमेंट किया गया था और एनओसी भी मिल गई थी। नरेंद्र गिरी को जब इस बात का पता चला कि इस जगह पेट्रोल पंप नहीं चल पाएगा तो उन्होंने उसे निरस्त करा दिया। इससे आनंद गिरी नाराज हो गए। 300 साल पुरानी है बाघंबरी गद्दी। निरंजनी अखाड़ा 900 साल पुराना और बाघंबरी गद्दी 300 साल पुरानी है। नरेंद्र गिरी श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़े के महंत और सचिव भी थे। उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने बाघंबरी गद्दी की 8 बीघा जमीन बेची थी और इसका हिसाब कोर्ट को दे दिया है। वहीं आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि 2012 में नरेंद्र गिरी ने गद्दी की 8 बीघा जमीन सपा के तत्कालीन विधायक को 40 करोड़ रुपए में बेच दी थी। ये जमीन प्रयागराज के अलापुर इलाके में है। विदेशों में बदनाम रहा है आनंद गिरी। आनंद गिरी के विवादों की बात करें तो देश ही नहीं विदेशों में आनंद गिरी के कई कारनामे हैं। आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया में छेड़छाड़ से लेकर शराब तक के विवाद में बदनाम हो चुका है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में फंस चुके आनंद गिरी ने ये आरोप भी लगाए थे कि उन्हें छुड़ाने के नाम पर नरेंद्र गिरी ने कई बड़े लोगों से 4 करोड़ रुपए वसूले थे। इसके बाद नरेंद्र गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपनी जान का खतरा बताया था। हालांकि कुछ महीने पहले गुरु चेले के बीच समझौता भी हो गया था। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर माफी मांग ली थी। नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आनंद गिरी के माफी मांगने और उन पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को माफ कर दिया था। लेकिन अब नरेंद्र गिरी ने जिस तरीके से आनंद गिरी पर सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए हैं, उससे साफ हो जाता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने भले ही आनंद गिरी को माफ कर दिया था, लेकिन अंदर खाने विवाद लगातार चला आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपको यह समझ में आ गया होगा कि गुरु और चेले के बीच आखिरकार विवाद किन मुद्दों को लेकर था, इस विवाद का कैसे पटाक्षेप हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये विवाद की जड़ बनी हुई थी, जिसकी परिणति ये सुसाइड रहा है, कथित सुसाइड, क्योंकि कई लोग अभी भी सुसाइड इसे मानने को तैयार नहीं। और इस वक्त अपने अंतिम यात्रा पर है महंत नरेंद्र गिरी और ये वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया लगातार
आपको महंत नरेंद्र गिरी के इस अंतिम यात्रा के पल पल की अपडेट दे रहा है। जो भी खबर हो रही है सबसे पहले आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगा।